हेलो दोस्तों, स्वागत है जी के भाई योगेश्वर चैनल में। मैं योगेश कुमार आपका स्वागत करता हूं दोस्तों अपने चैनल जी के भाई योगेश्वर में। तो दोस्तों आज की जो हम वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, आगे जो टॉपिक होगा हमारा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। यदि आज आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो आप संविधान का समझ लो 50% यहाँ पे कवर कर जाएंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इसके क्या क्या होते हैं। यानी कि वर्ड सबसे ऊपर लिखा है संविधान की विशेषता, कि संविधान की विशेषता क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम थोड़ा आज जानेंगे कि संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं जो भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान की मैं बात करता हूं, इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे। जैसे सबसे नंबर 1 पर क्या लिखा है, सबसे नंबर 1 पर लिखा है सबसे लंबा लिखित संविधान। तो दोस्तों लिखित की मैं बात करूं तो लिखित संविधान की मैं बात करता हूं तो लिखित संविधान किसका है? लिखित संविधान है जैसे भारत का, जैसे यूएसए का। अलिखित की मैं बात करूं, अलिखित, तो अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का संविधान सबसे पहले अलिखित हुआ 1215। यूएसए का सबसे पहला लिखित संविधान हुआ 1789। यानी कि भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबे की मैं बात करूं तो भारत। कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कवर हुए हमारे दोस्तों कवर हुए नंबर 1 से। सबसे लंबा और लिखित संविधान, सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका 1789। और अलिखित की मैं बात करूं तो अलिखित संविधान किसका होगा? ब्रिटेन का 1215 में अलिखित संविधान हुआ ब्रिटेन का। एक क्वेश्चन यहां से और पूछ लिया जाता है कि जो यूएसए का संविधान है 1789 में लिखा गया, किस समिति के द्वारा लिखा गया था? तो इसकी समिति थी दोस्तों फिलाडेल्फिया समिति। और भारत के संविधान की मैं बात करूं तो भारत का संविधान की जो समिति थी वो थी कैबिनेट मिशन। ये आप सभी को पता है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत का संविधान बना था। फिलाडेल्फिया समिति द्वारा संविधान बना यूएसए का। यूएसए का संविधान लिखा गया 1789, भारत का लिखा गया 1950 मानते हैं, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था जैसे, लेकिन बन के तो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों यहां से हमने एक जो पहला हमारा रेशो है इसको कवर किया है, सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका? भारत का। तो चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमारा? पॉइंट नंबर 2 कहता है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। तो आंतरिक का मतलब आंतरिक अंदर के, यानी कि इंटरनल। यदि मैं इंटरनल की बात करूं या आंतरिक की बात करूं तो जैसे आपने पढ़ा होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमने भारत के संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा लिया था 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है कि भारत के संविधान बनने में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा है। इसके बाद एक वर्ड लिखा है, ये बात हुई दोस्तों आंतरिक की, और बात हुई बाह्य स्रोत। तो बाह्य की मैं बात करूं, जो बाह्य सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है जैसे हमने अपना संविधान लिया यूके से, यूएसए, जापान, रशिया या फ्रांस, तो काफी देशों से हमने, जैसे कि आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, तो दूसरे देशों से जो संविधान हमने लिया है वो हुआ हमारा बाह्य संविधान, यानी कि बाह्य स्रोत। तो 1935 का अधिनियम हमें ध्यान करना है, और बाहर के देशों से जो संविधान, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने लिया है वो हमें दोस्तों यहां से पढ़ लेंगे। बात आती है नंबर 3 की। और नंबर 3 में बात किसकी होती है दोस्तों? लचीला एवं कठोर संविधान। लचीला एवं कठोर संविधान। लचीले की मैं बात करूं तो फ्लेक्सिबल, यानी कि कुछ देशों का संविधान है जो बिल्कुल लचीला है, जैसे कि
मैं बात करूं केवल लचीला संविधान, तो केवल लचीला संविधान हुआ हमारा यूके। ब्रिटेन का संविधान अनरिटन है, अलिखित है, तो वहां फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लचीला भी है, वहां संविधान के अंदर कभी भी कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं वो लोग। लेकिन मैं कठोर की बात करूं तो जैसे सऊदी अरब कठोर संविधान। यदि मैं दोनों की ही बात करूं, लचीला भी और कठोर भी, संविधान लचीला भी हो और कठोर भी हो, तो भैया सीधा नाम आता है भारत का। किसका नाम आता है? भारत का, क्योंकि भारत का संविधान है लचीला भी है और कठोर भी है। भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी। लचीला कैसे है दोस्तों? संविधान संशोधन संविधान में संशोधन करने के बाद हम अपने संविधान में कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, ये फैक्ट हुआ लचीला। लचीला है, कोई भी चेंजिंग हो सकती है। लेकिन बात आती है कठोर की, तो कठोर की बात जब आती है तो इसमें क्या होता है, जब संविधान में संशोधन होगा तो दोस्तों 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ये तो ही बात लचीलेगी। लेकिन जब 2/3 मेजोरिटी होगी तो उसमें कठोर के साथ साथ हम जोड़ देंगे राज्यों का भी कुछ हिस्सा होगा, जैसे कि आधे से अधिक राज्यों का भी कुछ हिस्सा होगा इस पर साइन करने के लिए। यदि मान लो राज्यों में सरकार उस पार्टी की नहीं है जिस पार्टी की देश में सरकार है, तो वहां पे क्या होगी, हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। वो बिल है या संशोधन करने जा रहे हैं, वो संशोधन बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि राज्य उस पर साइन नहीं करेंगे। तो यहां से मामला हुआ दोस्तों कठोर का, तो यहाँ पे कठोर भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो है क्वेसी फेडरल। क्वेसी फेडरल को कहते हैं दोस्तों अर्ध संघात्मक। क्वेसी फेडरल संविधान है भारत का अर्ध संघात्मक, यानी कि कुछ लचीला और कुछ कठोर। नेक्स्ट बात आती है दोस्तों हमारी, नेक्स्ट आती है एकल नागरिकता। नेक्स्ट बात आती है एकल नागरिकता। तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट आती है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता की मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है इंडिया के अंदर। पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप, लेकिन उसको वहां से खत्म कर दिया। और एकल नागरिकता कहां से लिए दोस्तों? भारत ने ब्रिटेन से। और दोहरी नागरिकता की मैं बात करूं तो दोहरी नागरिकता होगी हमारी यूएस से। दोहरी नागरिकता कहां पे है? अमेरिका में। और एकल कहां पे है? भारत में। तो एकल नागरिकता है भारत के अंदर। कौन सी है दोस्तों? एकल नागरिकता भारत के अंदर। नेक्स्ट बात आती है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात आती है तो मौलिक अधिकार हमारे हाथों में है। ये क्या होते हैं मौलिक अधिकार? ये लिए गए हैं यूएसए से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? यूएस से। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, इनको लिया गया दोस्तों यूएस से, यानी कि अमेरिका से। ये जब अमेरिका से लिए गए तो उस समय 7 थे, जो आज की डेट में कितने हैं? 6। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। 44वां संशोधन 1978 और इसको रखा गया है आर्टिकल 300A में। और आज की डेट में ये क्या है? लीगल राइट्स, यानी कि कानूनी अधिकार। आज इसे कानूनी अधिकार कहते हैं। किसको? मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार को दोस्तों जब संविधान लागू हुआ था उसी समय इनको संविधान के अंदर ऐड किया गया। कहां से लिए गए? अमेरिका से। नेक्स्ट बात आती है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। ये जो नीति निर्देश सिद्धांत है इनको लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड। इसमें क्या है कि सेंटर और स्टेट दोनों को अलग अलग पावर दी गई हैं, अलग अलग शक्तियां दी गई हैं। दोनों अपनी अपनी शक्तियों का अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के तहत। नेक्स्ट आती है बात मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं दोस्तों कहां से? रसिया मीन्स रूस से। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। और इनको जो संविधान लागू हुआ था उस समय ऐड नहीं किया गया था। इनको बाद में संविधान के अंदर
ऐड किया गया है। इनको ऐड कब किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को इनको किया गया दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976, और उस समय इनकी संख्या थी 10 और आज इनकी संख्या है 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हुए 11 हमारे और उस समय थे 10। ऐड कब की गई? 42वां 1976। एक समिति बनाई गई थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके अनुमोदन पर इनको संविधान के अंदर ऐड किया गया था। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको ऐड किया गया 86वां संशोधन 2003 के द्वारा। ये बात दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, 86वां 2003। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी, जैसे कि क्लियर हुए दोस्तों, उसके बाद आती है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है हमारे देश के अंदर सभी लोगों को मत देने का अधिकार है। सार्वभौमिक यानी ग्लोबल, पूरे अपने देश के सिस्टम से सभी को मत देने का अधिकार है। सार्वभौमिक मताधिकार सभी के मत का बराबर का अधिकार है। किसी का ये नहीं है कि जनरल कैटेगरी का वोट अलग होगा, एससी बीसी का वोट बैंक अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को वोटिंग का अधिकार है। लेकिन अधिकार क्या है यहाँ पे? पहले क्या था? पहले दोस्तों इसकी एज थी 21 साल का व्यक्ति वोटिंग कर सकता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ और इसकी एज को घटाकर कर दिया 18। वोट की देने की एज 18 की गई और आज इन प्रेजेंट में वोट देने की जो एज है वो कितनी है? 18 ईयर्स। नेक्स्ट है स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। दोस्तों न्यायपालिका की मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर एकल या एकहरी न्यायपालिका है। इसको एकल या एकहरी न्यायपालिका कहते हैं क्योंकि यहां निष्पक्ष स्वतंत्रता होती है। इसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को, और इनको 3 रूप में बांटा गया है। जैसे कि सबसे ऊपर आता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे आता है हाई कोर्ट और सबसे नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे नीचे आता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस टाइप से सभी आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं और किसी का भी कोई आपस में भेदभाव नहीं होता है और सभी का क्या होता है? निष्पक्ष न्यायपालिका का सब लोग प्रयोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसके बाद आती है संसदीय शासन प्रणाली। ये दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली है जो भारत में, ये ब्रिटेन से ली गई है क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली चलती है। और जो संसदीय शासन प्रणाली है इसके जो भाग है 3 अंग इसके बनाए गए हैं। संसद के 3 अंग दोस्तों भारत में बनाए गए हैं, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे कि राज्यसभा, जैसे कि लोकसभा और जैसे कि प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इसके 3 अंग होते हैं संसदीय शासन प्रणाली के। और सदन पूछा जाए तो 2 सदन होते हैं। सदन होते हैं 2, अंग होते हैं 3 और सदन होते हैं 2। सदन में होता है अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब लोकसभा, अपर हाउस का मतलब राज्यसभा। यहाँ पे हो गए दोस्तों हमारा पॉइंट क्लियर, संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट आती है त्रिस्तरीय शासन। त्रिस्तरीय शासन की मैं बात करूं तो भारत के अंदर, पूरे वर्ल्ड में भारत एक ऐसा देश है जहां पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की गई है। बाकी सभी देशों में अपना अपना सिस्टम होता है, लेकिन भारत का अपना सिस्टम है। त्रिस्तरीय मतलब 1 नंबर हो गया केंद्र का, 2 नंबर हो गया दोस्तों राज्यों का और तीसरा नंबर हो गया स्थानीय स्वशासन। मतलब ग्राम पंचायत। हमारे यहाँ पर क्या होता है, ग्राम पंचायतों को भी छूट दी गई है। ग्राम पंचायत भी मामलों को गांव के अंदर सुलझा देती है। स्थानीय स्वशासन, तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन और ग्राम पंचायतों के द्वारा मामले सुलझा दिए जाते हैं। केंद्र को अलग पावर होती है,
राज्यों को अलग होती है, स्थानीय स्वराज शासन को अलग। जैसा कि यहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, यहाँ पे गवर्नर होते हैं और यहाँ पे होते हैं सरपंच। यहाँ पे जैसे लोकसभा वैसे ही विधानसभा, जैसे राज्यसभा विधान परिषद, और यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे कि सरपंच होते हैं, या फिर यहाँ नगर परिषद, नगर जिला परिषद चेयरमैन और मेयर होते हैं। तो इनकी पावर सभी की यहाँ दोस्तों अलग अलग होती है। आगे चलते हैं हम। आगे होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब होगा हमारे यहाँ धर्म से। तो भारत के अंदर कोई भी धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। सभी धर्म यहाँ पे समान माने जाते हैं, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई। तो सभी धर्मों को समान माना जाता है, इसलिए कहते हैं दोस्तों भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को लिंक शेयर करें ताकि सभी इसका फायदा उठा सकें और सभी को इससे प्रॉफिट हो। मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।